नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लासिक्स लेसन नंबर 14 जल वाटर। इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक जानकारी अपन स्टडी करेंगे। आज 27 सितंबर है विश्व पर्यटन दिवस। आप सभी को विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 27 सितंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का कानून स्वीकार किया गया था, इसलिए 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2023 की जो थीम है वो पर्यटन और हरित निवेश है। इसका जो मुख्यालय है वो मैड्रिड, स्पेन में है। राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। पर्यटन, राजस्थान पर्यटन का जो पंच वाक्य है, पधारो हमारे देश, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। पर्यटन की दृष्टि से जो राजस्थान है वो सैलानियों का स्वर्ग कहलाता है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला जो राज्य है वो प्रथम है राजस्थान। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति के द्वारा दिया गया था 4 मार्च 1989 को। राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटक आते हैं पुष्कर और माउंट आबू में, जबकि सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो हैं वो जयपुर और उदयपुर में आते हैं। राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किट में बांटा गया है। ये अपन ने थोड़ी सी जानकारी साझा करी है पर्यटन दिवस के बारे में। आगे अपन देखते हैं अपना लेसन नंबर 14 जल। जल का क्या उपयोग है अपने जीवन में? जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल अपन कहाँ से प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से बादल बनते हैं, कैसे वर्षा होती है, वो अपन देखते हैं। तो जैसे कि प्लांट है तो 2 प्रकार की प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन और इवोपरेशन, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण। जो वाष्पीकरण है वो एक सतह से होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन इसमें कोशिका की ज़रूरत पड़ती है। जो प्लांट है, पादप की पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन की घटना होती है। और पत्तियों में छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र प्रेजेंट होते हैं, पोर्स, जिन्हें अपन कहते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा का ओपन होना और क्लोज होना एक प्रकार की कोशिका होती है, द्वार कोशिका, जिसे गार्ड सेल कहते हैं, उसके द्वारा होता है। और इवोपरेशन होता है वाष्पीकरण। दोनों में क्या होता है कि जो जल है, वाटर से वाटर वेपर बनता है, जल वाष्प बनता है, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण। पर दोनों में डिफरेंस यही है कि ये जो वाष्पीकरण है वो एक सतह से होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन में एक कोशिका की ज़रूरत पड़ती है। वाष्पीकरण में अपने जो कपड़े सूखने का प्रोसेस होता है वो भी एक वाष्पीकरण की प्रोसेस के द्वारा ही होता है। तो वाटर से वाटर वेपर बनता है दोनों में। अब अपन देखते हैं कि बादल कैसे बनते हैं, किस प्रकार से वर्षा होती है। तो जनरली देखते हैं कि सॉलिड है, ठोस, वो अगर अपन सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सॉलिड को टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, जिससे जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और जो लिक्विड है उसको फिर से हीट देनी पड़ेगी तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। पर जैसे ही यहाँ गैस का, इस गैस वाटर वेपर के फॉर्म में ही है, यहाँ का जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। गैस से या वाटर वेपर से फिर से लिक्विड का बनना, ये अपन ने प्रोसेस पहले पढ़ा था, इसको कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन। ये वाली जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जो जल वाष्प बनी थी उसको वापस अपन द्रव की फॉर्म में एकत्रित कर सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं अपन संघनन या कंडेंसेशन। यहाँ से जो ये द्रव था, यहाँ पर क्या बनती हैं? पानी की छोटी छोटी बूंदें हो जाती हैं, और ये जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं वो बहुत सारी एकत्रित हो जाती हैं, और छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं वो बहुत बड़े आकार की बूंदें जब बन जाती हैं तो ये क्लाउड यानी कि बादल का फॉर्मेशन होता है। और जो ये बूंदें जब नीचे गिरने लगती हैं तो इन्हीं बूंदों को हम कहते हैं वर्षा। इस प्रकार वाष्पन और जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जल है वो वायु में चला जाता है और बादल बनते हैं। वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जो वाटर है वो पुनः धरती पर वापस आता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। आगे अपन देखते हैं, इसी साइकिल को अपन कहते हैं जल चक्र या वाटर साइकिल, कि किस प्रकार से बादल बनते हैं। जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, पृथ्वी से ऊपर जाते रहते तो टेम्परेचर कम होता है, और जैसे जैसे वायु ऊपर उठेगी तो वो ठंडी होगी तो पर्याप्त एक ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें जो वाटर वेपर है वो संघनित होकर के ये यहाँ पर जो वाटर वेपर बनी थी, ये वाटर वेपर, वो टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर तो कम होगा, तो वाटर वेपर संघनित होकर के छोटी छोटी जल की बूंदें बना रही थी, जिसे अपन कहते हैं वाटर ड्रॉप्स। और ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो वायु में तैरती रहती हैं तो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। और बहुत सारी जो जल की बूंदें होती हैं वो इतनी भारी हो जाती हैं कि नीचे की ओर गिरने लगती है, और अपन इसी को क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। तो एनसीईआरटी में ये दे रखा है वाटर साइकिल या जल चक्र। बहुत ही इजी चैप्टर है कि वर्षा के जल का संग्रहण कैसे कर सकते हैं, पुनः महासागरों की ओर
कैसे क्या होता है महासागर में या किसी समुद्र या महासागर में जब बहुत सारा जल गिरता है तो क्या होता है कि कुछ जल नदियों या झीलों में चला जाता है। वर्षा का जल भी झील या तालाबों को भर देता है और कुछ वर्षा का जल होता है वो भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है, कुछ जो सोइल में चला जाता है मृदा के द्वारा सोख लिया जाता है और कुछ भाग होता है जो वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वापस वायु में चला जाता है और ये जो बचा हुआ जल होता है वो धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस प्रकार जो अधिकांश भाग होता है वो अपनी ज़मीन या धरती के अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है। ये कुएँ होते हैं तो इनमें भी क्या होता है, जब खुदाई करते हैं तो बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है, तो अपन इसको क्या कहते हैं, भूजल या ग्राउंड वाटर। तो एक स्पेशल नोट देखते हैं कि धरती के नीचे भी पानी का एक हिस्सा होता है जिसे अपन क्या कह सकते हैं, ग्राउंड वाटर या भूजल। अधिक डिफॉरेस्टेशन, अपन ने क्या कहा था कि किसी के भी शब्द के आगे अगर डी लग जाता है तो इसका मतलब होता है रिमूव करना या हटा देना। तो डिफॉरेस्टेशन होता है वनों की कटाई, तो क्या होता है सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन, जिससे क्या होता है भूजल स्तर में कमी आती है। मृदा अपरदन होगा तो जिससे भूजल स्तर में कमी आती है। ये अपन ने देखा है कुछ स्पेशल नोट। अब एनसीईआरटी में दे रखा है अगर भारी वर्षा होगी तो क्या होगा, काफ़ी समय तक बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, हम जल को कैसे संरक्षित रख सकते हैं, पानी के जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो अगर भारी वर्षा होगी तो क्या होगा, हमारे देश में अधिकांश वर्षा जो होती है वो मानसून के मौसम में ही होती है और कुछ देश ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पूरे साल भर तक बारिश नहीं होती है। और हम अपने यहाँ गर्म दिनों के बाद में वर्षा हमें राहत प्रदान करने के लिए आती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना भी मानसून के आने पर ही डिपेंड करता है। अगर भारी वर्षा हो रही है तो नदियों, झीलों, तालाबों का जो जल स्तर है, वाटर लेवल बढ़ जाएगा और ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैल करके बाढ़ का कारण भी बन सकता है, जो पालतू जानवरों, संपदा, मानव जीवन, इन सभी को क्षति पहुँचती है। और काफ़ी समय तक वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो ये जल चक्र का प्रोसेस हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, जिससे मृदा में पानी की कमी होगी और उस क्षेत्र के जो भी तालाब है, कुएं है, उसमें जल का लेवल गिर जाता है, जिससे और उनमें से कुछ सूखे भी रह जाते हैं, जिससे जो ग्राउंड वाटर है उसकी भी काफ़ी कमी हो जाती है और सूखा अकाल भी पड़ता है। हम जल को संरक्षित कैसे रख सकते हैं, वर्षा के जल को संरक्षित कैसे किया जा सकता है, तो दो प्रोसेस के द्वारा अपन वर्षा जल संग्रहण भी कर सकते हैं। एक तो छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण, जैसे कि मकानों की छत पर एकत्रित जो वर्षा का जल है उसको टैंक में पाइप के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। एक दूसरा है कि सड़क के किनारे बनी जो नालियाँ होती है उसके द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भी भूमि में सीधे पहुँचने दिया जाए। तो इस प्रकार से जो वर्षा का जल है अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपन ने एक छोटी सी जानकारी देखी है वाटर के बारे में, जो लगभग अपन सभी जानते ही हैं। तो कल इसके अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लर्न करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।